नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। इस क्रम में आज का टॉपिक है अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के अर्थ को समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि इन भारी भरकम शब्दों के अर्थ को स्पष्ट न करने के कारण जो टॉपिक है उसकी समझ में बाधा उत्पन्न होती है। तो इसलिए जो कुछ प्रमुख टर्म्स हैं उनको आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है अपवाह तंत्र। अब सबसे पहली बात ये कि अपवाह तंत्र क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, इसी तरह ड्रेनेज पैटर्न यानी अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन यानी अपवाह द्रोणी क्या होता है, वाटर डिवाइडर यानी जल विभाजक क्या है। तो इनके अर्थों को बहुत कम समय में सरल भाषा में थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपवाह क्या होता है। तो याद रखिएगा, नदियों या जल धाराओं के द्वारा जल के धरातली प्रवाह से संबंधित होता है अपवाह। क्लियर है? यानी जल धाराओं या नदियों के द्वारा जल के धरातली प्रवाह से संबंधित है अपवाह। और जब आप अपवाह तंत्र कहते हैं यानी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि नदियों की उत्पत्ति और समय के साथ उनका विकास, जब इस बात को देखा जाता है तो उसको कहा जाता है अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। इसी तरह एक शब्द प्रयोग होता है अपवाह प्रतिरूप, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। इसका मतलब क्या है? तो ड्रेनेज पैटर्न का मतलब यह है कि नदियों के स्थानिक व्यवस्था और उसके ज्यामितीय रूप से संबंधित है। ठीक है? यानी नदियों के स्थानिक व्यवस्था और उसके ज्यामितीय रूप के बारे में जब हम देखते हैं तो उसको कहा जाता है ड्रेनेज पैटर्न। एक बात याद रखिएगा कि दो ऐसे प्रमुख कारक हैं जो प्रवाह प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं। एक बार यह प्रश्न पूछा भी गया है कि प्रवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं। तो याद रखिएगा, उच्चावच और जलवायु दो ऐसे मेन कारक हैं जो प्रवाह प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। इसी तरह एक टर्म है अपवाह द्रोणी यानी ड्रेनेज बेसिन की। तो ये समझ लीजिए कि किसी भी नदी तंत्र के द्वारा अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में वो प्रवाहित होती है, जितने क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में वो अपवाहित होती है, उसी को कहा जाता है अपवाह द्रोणी यानी ड्रेनेज बेसिन। ठीक है? किसी भी नदी तंत्र के द्वारा अपने सहायक नदियों के साथ अपवाहित क्षेत्र को ही ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं अपवाह द्रोणी। इसी तरह एक शब्दावली है जल विभाजक यानी वाटर डिवाइडर की। तो एक अपवाह द्रोणी यानी एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे अपवाह द्रोणी यानी दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग करने के लिए जो सीमा है उसी को कहा जाता है जल विभाजक। क्लियर है? तो ये कुछ शब्दावलियां थी जिनके अर्थ को समझना आवश्यक है, क्योंकि देखने में बहुत भारी भरकम है और ये कई बार लगता है कि इसका मतलब क्या है। क्लियर? तो चलिए अब प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 106 में पूछा जा रहा है कि गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो गंगा की सहायक नदी दी गई हैं, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तरमुखी मार्ग को फॉलो करती है, यानी उत्तर की ओर जाती है उद्गम के बाद। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, सोन नदी। तो प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब होगा विकल्प डी, सोन नदी। अब आइए देखते हैं जरा सोन नदी के बारे में। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं इसके उद्गम की। तो याद रखिएगा, ये जो सोन नदी है ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी। तो जो मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, वहां से सोन नदी निकलती है। और ये जो सोन नदी है ये नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के समीप से निकलती है और निकलकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को पार करते हुए बिहार राज्य में प्रवेश करती है और बिहार राज्य में पटना के समीप सोनपुर में गंगा से मिलती है। स्पष्ट हो गया? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि नदी किस स्थल पर मिलती है। तो याद रखेंगे, ये जो सोन नदी है ये पटना के समीप सोनपुर में गंगा से मिलती है। सोन नदी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पूछ लिया जाता है कि किस नदी को स्वर्ण नदी कहते हैं। तो याद रखिएगा, सोन नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ठीक है? दूसरी बात, कई बार प्रश्न उसकी सहायक नदियों से पूछे जाते हैं। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर हम सोन नदी की सहायक नदी की बात करें तो सोन नदी की सहायक नदियों में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है उत्तरी कोयल का। उत्तरी कोयल, गोपत, कान्हार, रिहंद और जोहिला, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी? सोन नदी की। क्लियर है? तो इतनी बात आपको यहां पर सोन नदी के बारे में याद रखना है। अगले प्रश्न पर चल रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 और पूछा जा रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम क्या है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, कैलाश श्रृंखला में। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला में। तो यहां पर भी प्रश्न संख्या 107 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए जरा इसको विस्तार में देख लेते हैं सिंधु नदी को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो याद रखिएगा, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में
मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है जिसको कहते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू हिमनद, ठीक है। यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। क्लियर? तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर एवं बोखरचू के पास से उसका उद्गम होता है। तो ये कैलाश पर्वत श्रेणी को भी ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात याद रखिएगा, भारत में हिमालय की नदियों में ये सबसे पश्चिमी नदी है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? सिंधु नदी। सिंधु नदी की अगर हम सहायक नदी की बात कर लें तो इसके संदर्भ में आपको यहां पर सहायक नदियों के भी नाम दिए गए हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल, गिलगिट। देखिए कई बार ऐसा जब प्रश्न को डीप में बनाने का प्रयास किया जाता है तो ये पूछ लिया जाता है कि ये नदी किस ओर से आकर मिलती है। तो जरा इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखिए। अगर हम ये देखें कि सिंधु नदी में बाईं ओर से आकर मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदी है, पहले इसको देखिए। तो आप देखेंगे कि सतलज नदी, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, जास्कर और सिगार, ये ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो बाईं ओर से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं। क्लियर है? अगर आपको स्पष्ट पता होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम बात कर लें कि दाईं ओर से मिलने वाली नदी, तो दाईं ओर से मिलने वाली नदी में श्योक नदी, काबुल नदी, तोची नदी, गोमल नदी, गिलगिट, कुर्रम, ये ऐसी नदियां हैं जो दाईं ओर से सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, दिया है एक्सप्लेनेशन में कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत जो है वो सिंधु और सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ और इस समझौते के अकॉर्डिंग भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है। क्लियर है? यहां एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जो सिंधु जल समझौता है ये कब हुआ था? 1960 में। क्लियर है? दूसरी बात, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि लद्दाख के लेह और कारगिल में प्रवाहित होकर ये पीओके में चली जाती है कौन? सिंधु नदी। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि सिंधु नदी लद्दाख के लेह और कारगिल में प्रवाहित होकर ये पीओके में चली जाती है। याद रखेंगे जो सिंधु नदी है ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। क्लियर है? यानी पर्वत बनने से पूर्व ये नदी प्रवाहित होती थी। क्लियर है? तो इनको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। आगे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात कर लें कि ये जो सिंधु नदी है इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, इस तरह के भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबान या शेरमुख के नाम से जानते हैं। क्लियर है? सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबान या शेरमुख के नाम से जानते हैं। कई बार जो सिंधु की सहायक नदी है उनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम पूछ लिया जाता है। तो एक क्रम उत्तर से दक्षिण का बिल्कुल समझ लीजिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो है नदी ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। और याद रखिएगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इन 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इतनी बातें आपको परीक्षा में के दृष्टिकोण से सिंधु नदी के बारे में बिल्कुल पता होनी चाहिए। अच्छा, कई बार एक तरह का और प्रश्न पूछा जाता है सिंधु नदी से संबंधित, जरा उसको भी यहीं पर कवर कर लीजिए। देखिए आपको ये इस बात के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है कि हम एक प्रश्न पर इतना समय, अगर आप 1 मिनट का भी समय दे रहे हैं तो उसकी भी कीमत है। क्लियर है? तो क्यों ना एक प्रश्न के माध्यम से जो भी प्रश्न बन सकते हैं संभावित प्रश्नों पर पूरी डिटेल चर्चा कर ली जाए। क्लियर है? और कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं होगा जो अनावश्यक है, क्योंकि मैं आपके समय की कीमत को समझता हूं और मेरे भी समय की कीमत है। ठीक है? तो इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न ये बनता है कि जो सिंधु की सहायक नदी है उनमें से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है और कौन सी नदी सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती है। क्लियर है? तो सबसे पहले एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु की सहायक नदी में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुलेमान श्रेणी से निकली है। तो जरा सुलेमान श्रेणी से निकलने वाली नदी को देख लीजिए, जैसे गोमल, ये सुलेमान श्रेणी से निकली है। इसके अलावा तोची सुलेमान श्रेणी से, कुर्रम सुलेमान श्रेणी से निकली है। सुलेमान श्रेणी में एक नदी है जिसका नाम है विबोआ, ये भी संगर नदी, ये भी सिंधु की सहायक है और ये सुलेमान पर्वत से निकली है। क्लियर? तो इन नामों को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह अगर हम सिंधु की उन सहायक नदियों को देख लें जो हिमालय से निकली हैं तो उसमें आप देखेंगे जास्कर, सिगार, द्रास, नुब्रा, हुंजा, गास्टिंग। ठीक है? तो ये ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से निकली। क्लियर? तो इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 108 पूछा जा रहा है कि निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं।
तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी। जो सतलज नदी है इसका उद्गम जो है भारत में नहीं है। क्लियर है? अब देख रहे हैं उद्गम से संबंधित प्रश्न पूछे गए कितने बार। तो सतलज नदी ऐसी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। आइए जरा सतलज नदी के उद्गम को देख लेते हैं। देखिए जो सतलज नदी है, अगर हम इसके उद्गम की बात, ये तिब्बत के पठार की राकसताल झील से निकलती है। क्लियर है? और वहां पर इस सतलज नदी को किस नाम से जानते हैं? लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से। क्लियर है? तो याद रखेंगे सतलज नदी तिब्बत के पठार की राकसताल झील से निकलती है, जहां इसे लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जानते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर ये प्रवाहित होती है और सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको पता होनी चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी भी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पहली बात। दूसरी बात कि भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है सतलज नदी। और किस क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है सीमा के तौर पर? तो फिरोजपुर से लेकर फाजिलिका, ये पंजाब में है फाजिलिका, इसके बीच में ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। तो फिरोजपुर से फाजिलिका पंजाब के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा बनाती है। कौन? सतलज नदी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो सतलज नदी है इसको ऋग्वेद में सुतुद्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कि स्पीति नदी जो है वो सतलज की मुख्य सहायक नदी है। क्लियर है? तो याद रखेंगे स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। यहां एक बात और याद रखिएगा कि ब्यास नदी हरिके के पास सतलज से मिलती है। यह भी बात ध्यान रखेंगे कि जो ब्यास नदी है वो हरिके के पास सतलज नदी से मिलती है। और दूसरी बात कि जो एक बसपा नदी है ये नदी भी हिमाचल में बहती है और ये सतलज की सहायक है। क्लियर है? तो बसपा नदी भी क्या है? हिमाचल में प्रवाहित होती है और सतलज की सहायक है। और एक बात और याद रखिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। तो ये कुछ बातें प्रमुख हैं जो सतलज नदी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और वहीं जो विकल्प में अन्य नदियां हैं जैसे ब्यास, चिनाब, रावी, इनका उद्गम भारत में है। क्लियर है? अब देखिए अगर यहां पर यह दे दिया कि इनका उद्गम भारत में है तो जरा संक्षिप्त में ये समझ लेना आवश्यक है कि ये जो नदियां दी गई हैं ब्यास, चिनाब, रावी, इनका उद्गम कहां से है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्यास नदी के बारे में। देखिए जो ब्यास नदी है इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से है। क्लियर है? रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। दूसरी बात कि जो ब्यास नदी है ये ऋग्वेद में बिपाशा के नाम से उल्लेखित है। क्लियर है? और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि हिमाचल के कुल्लू घाटी से ये प्रवाहित होती है। कौन? ब्यास नदी। दूसरी बात कि एक पोंग परियोजना है, तो याद रखिएगा पोंग परियोजना भी इसी पर है। किस पर? ब्यास नदी पर। ठीक। दूसरी बात कि ये सतलज की सहायक नदी है। क्लियर है? क्योंकि अभी आपने सतलज की जब सहायक नदी देखा है तो उसमें इस बात की चर्चा हुई थी कि ये सतलज की सहायक नदी है और कपूरथला के पास, हरिके के पास ये सतलज से मिलती है। क्लियर है? ये ऊपर भी हमने चर्चा की थी कि जो ब्यास नदी है वो हरिके के पास जो है सतलज से मिलती है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें ब्यास नदी की सहायक नदी पर, ब्यास नदी की सहायक नदी पर, तो याद रखिएगा जो ब्यास की सहायक नदी है उसमें पार्वती, तीर्थन और हुरला, ये प्रमुख नदियां हैं जो ब्यास की सहायक हैं। पार्वती, तीर्थन और हुरला। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे ब्यास नदी के। अगर हम चर्चा कर लें चिनाब नदी की तो याद रखिएगा ये जो चिनाब नदी है ये नदी कहां से निकलती है, पहले इसके मतलब को समझिए। याद रखिएगा चंद्र और भागा ये जो नदी है ये तांडी में मिलने से चिनाब का उद्गम होता है। क्लियर है? तो चंद्र और भागा नदियों के तांडी में मिलने से उद्गम होता है किसका? चिनाब नदी का। और याद रखिएगा अगर पूछा जाए किस राज्य में तो याद रखिएगा बाड़ालाचा दर्रे के पास, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? तो चिनाब नदी से संबंधित कौन सा दर्रा याद रखना है? बाड़ालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि चिनाब नदी को ऋग्वेद में अस्किनी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और चिनाब की सहायक नदी क्या है? तो चिनाब की सहायक नदी में झेलम, रावी, ठीक है, तो ये सभी नदियां जो हैं चिनाब की सहायक नदी है। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा, एक प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि सिंधु की विशालतम सहायक नदी कौन सी है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जो चिनाब नदी है ये सिंधु की विशालतम सहायक नदी है। दूसरी बात परियोजना के दृष्टिकोण से अगर देख लेंगे तो चिनाब नदी पर जो प्रमुख परियोजना है उसमें सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती ये बहुत पूछे जाते हैं। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती ये परियोजनाएं चिनाब नदी पर हैं। तो ये प्रमुख बातें आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और याद रखिएगा ये जो चिनाब नदी है ये बाएं ओर से सिंधु में मिलती है। अगली नदी दी गई है रावी नदी। अब रावी नदी की बात कर लें तो सबसे पहले रावी के उद्गम पर देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से ये रावी नदी निकलती है। क्लियर है? तो याद रखेंगे रावी का उद्गम कहां पर? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से। याद रखिएगा ये चंबा घाटी में बहती है। ठीक है?
चंबा घाटी में कौन सी नदी? रावी नदी। अगर हम बात कर लें कि रावी नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जानते थे, तो याद रखिएगा परुशड़ी नदी यानी इरावती नदी के नाम से ऋग्वेद में जानते हैं। रावी की अगर हम सहायक नदी की बात कर लें तो सियूल नदी एक है जो रावी की सहायक नदी है, ठीक है। सियूल जो है ये रावी की सहायक नदी है। और अगर हम परियोजना के दृष्टिकोण से देख लें तो चमेरा और थीन ये जो परियोजना है वो रावी नदी से संबंधित है। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहाँ पर रावी नदी के संदर्भ में याद रखेंगे। ये होता है होलिस्टिक अप्रोच किसी भी प्रश्न को करने का। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ये अप्रोच फॉलो नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करने का वो अर्थ नहीं निकलेगा जो सही मायने में होना चाहिए। क्लियर है? प्रीवियस ईयर को करने का एक सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि आयोग के पैटर्न को समझना और उसके साथ अपनी स्ट्रेटेजी को लगाकर और पेपर क्लियर करना। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 109 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य बिस्ट दोआब फैला हुआ है। अब बिस्ट दोआब पूछा जा रहा है। क्लियर है? अब ये देख लीजिए कि बिस्ट दोआब यानी नदियों के बीच जो है, अब यहां सबसे बड़ी बात ये होगी कि दोआब क्या होता है। तो देखिए दोआब का मतलब ये है कि किसी भी स्थान पर दो नदियों के बीच का जो मैदानी भाग होता है उसी को दोआब कहा जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे दो नदियों के बीच स्थित मैदानी भाग को क्या कहते हैं? दोआब। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है बिस्ट दोआब यानी ऐसी कौन सी नदी दो हैं जिनके बीच के क्षेत्र को बिस्ट दोआब नाम दिया गया। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न को करने में आपको एक सीक्वेंस मैंने बताया था ना, उत्तर से दक्षिण का, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसी उत्तर से दक्षिण के क्रम को आपको लिख लेना है। उसके बाद उनके बीच के जो मैदानी क्षेत्र हैं जिनको दोआब कह रहे हैं वो किस नाम से संबंधित है वो आप फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए बिस्ट दोआब किसके बीच में। देखिए जो बिस्ट दोआब है ये ब्यास और सतलज के। क्लियर है? ब्यास और सतलज, ब से बिस्ट और आधा स से सतलज। तो यहां पर आप ब्यास और सतलज यानी प्रश्न संख्या 109 का बी विकल्प सही हो जाएगा। ब्यास और सतलज के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? बिस्ट दोआब कहते हैं। प्रश्न संख्या 109 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर दिया भी है। अच्छा, यहां पर दोआब का मतलब भी दिया है कि दो नदियों के बीच स्थित मैदानी भाग को दोआब कहते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ नदी क्षेत्र दिए गए हैं और दोआब। तो मैंने आपसे कहा कि साधारण तरीका यह कि सिंधु से लेकर उन नदियों को उत्तर से दक्षिण में यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब देखिए सबसे पहले आ रहा है सिंधु झेलम। तो जो सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब है उसको कहा जाता है सिंध सागर। क्लियर है? तो याद रखेंगे सिंधु और झेलम के बीच जो दोआब है उसको क्या कहते हैं? सिंध सागर दोआब। क्लियर है? इसी तरह से झेलम और चिनाब, तो झेलम और चिनाब के बीच का जो दोआब है उसको कहते हैं चाज दोआब। क्लियर है? उसको क्या कहते हैं? चाज दोआब। इसी तरह आगे चिनाब और रावी के बीच, तो चिनाब और रावी के बीच, क्लियर है, यानी रावी, र से रावी और च से चिनाब, तो उसको क्या कहेंगे? रचना दोआब। क्लियर है? रावी और चिनाब के बीच में क्या हो जाएगा? रचना दोआब। आगे है ब्यास और रावी। ब्यास और रावी, तो ब्यास से ब ले लीजिए और रावी से र ले लीजिए, तो उसको क्या कहेंगे? बारी दोआब। ब्यास और सतलज के बीच में, तो यहां से ब्यास से ब ले लीजिए और यहां से स से सत आधा स, यानी क्या बन गया? बिस्ट दोआब। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इन दो नदियों के बीच दोआब क्या है। ठीक है? तो आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे कि सिंधु से लेकर सतलज तक उत्तर से दक्षिण का क्रम लीजिए और बीच वाले क्षेत्र में दोआब के नाम लिखते चले जाइए। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 110 में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती। तो वो कौन सी नदी है? झेलम नदी। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 110 का डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए जरा झेलम नदी के बारे में विस्तार से देखते हैं तो इस प्रश्न का जो उत्तर है और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहली बात कि झेलम नदी को वितस्ता नदी भी कहते हैं। क्लियर है? यहां पर एक बात याद रखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उद्गम की। जो ये झेलम नदी है, ये झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत के गिरिपद में, ठीक है, पीर पंजाल पर्वत के पदस्थली में या गिरिपद में बेरीनाग के पास, बेरीनाग झरना है यानी बेरीनाग, या उसके पास एक झील है जिसको कहते हैं शेषनाग झील, इसी से निकलती है ये झेलम नदी और श्रीनगर के निकट बूलर झील में ये मिलती है। क्लियर है? कहने का मतलब है कि जो झेलम नदी है ये पीर पंजाल पर्वत के गिरिपद में स्थित बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है और श्रीनगर के निकट बुलर झील में मिलती है। क्लियर है? तो देखिए श्रीनगर किससे संबंधित हो गया? झेलम नदी से। बुलर झील किससे संबंधित हो गई? झेलम नदी से। क्लियर है? तो इसी पर एक प्रश्न बनता है कि श्रीनगर बसा है किस नदी के तट पर? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? झेलम नदी के तट पर। इस तरह से प्रश्नों को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सारी चीज उसमें संक्षिप्त में ही समाहित हो जाए। क्लियर है?
अब यहाँ पर एक बात देखिए, जब आपने कहा कि भाई श्रीनगर के निकट बुलर झील में मिलती है ये झेलम नदी, उसके बाद वो आगे बढ़ती है जब, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है वो, ठीक है? और लास्ट में पाकिस्तान में झंग के निकट वो किस में मिल जाती है? तो याद रखेंगे ये नदी चिनाब में मिल जाती है। क्लियर है? पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब में मिल जाती है, ठीक है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है किशनगंगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे झेलम की जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम क्या है? किशनगंगा। इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान में किशनगंगा नदी की बात रखेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया ना कि ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इसमें कौन सी ऐसी नदी है जो कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट होगी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 111 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है? तो देखिए, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच अगर बात करें तो सिंधु नदी जो है ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होती है। अभी हम लोगों ने सिंधु का उद्गम देखा था, ठीक है? तो आइए जरा उस पर देख लेते हैं। और हमने इसीलिए उस समय कहा था कि कैलाश पर्वत श्रेणी जो तिब्बत में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले फिर से बात कर लें कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो देखिए आपसे मैंने कहा था कि जो सिंधु नदी है ये कैलाश पर्वत श्रेणी जो तिब्बत में स्थित है, इस पर्वत श्रेणी में स्थित बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है? मानसरोवर के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास बोखरचू हिमनद से ये सिंधु नदी निकलती है। क्लियर? और आपने ये भी पढ़ा था उस समय कि भारत में हिमालय की नदियों में ये सबसे पश्चिमी नदी है। क्लियर? तो ये किस श्रेणी के बीच में हो गया? तो याद रखेंगे लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है कौन? सिंधु नदी। क्लियर? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। क्लियर है? और ये स्पष्ट हो गया है कि ये कहाँ से निकलती है? तो ये कैलाश पर्वत श्रेणी जो तिब्बत में है उसके पास ये बोखरचू हिमनद से निकलती है। और याद रखिएगा कि अगर हम झेलम सिंधु की सहायक नदी की बात करें तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब, और अन्य सहायक नदियों में झेलम है, सतलज है, ब्यास है और रावी। डिटेल चर्चा हो चुकी है इस पर। क्लियर है? और ये तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है कौन? सिंधु नदी। तो इस तरह से आपने सिंधु नदी को भी डिटेल में देख लिया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में किसकी स्रोत बिंदु यानी उनका पॉइंट ऑफ जो ओरिजिन है वो लगभग एक ही है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है इन दोनों का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है यानी जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो क्या है? सेम है। यानी इनका जो उद्गम स्थल है वो लगभग बराबर है। किसका? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का। देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तो आप पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के भी उद्गम स्थल को देख लें तो देखिए कैलाश पर्वत में ही मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद है, ग्लेशियर है, जिसको कहते हैं आंगसी ग्लेशियर। ठीक है? यानी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास आंगसी ग्लेशियर, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। क्लियर है? तो इसीलिए दिया गया है कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट स्थित बोखरचू और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के निकट है। ठीक है? तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है उससे संबंधित जो ये चेमा युंगडुंग है, यहां से संबंधित एक आंगसी ग्लेशियर है, वो भी याद रखिएगा। आंगसी ग्लेशियर के समीप से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। क्लियर है? तो इस तरह से आपने देख लिया कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों का उद्गम लगभग एक ही जगह से है। अगर हम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ और बातें देख लें, हालांकि अभी ब्रह्मपुत्र नदी से संदर्भित जब पार्ट आएगा तो उसमें डिटेल देखेंगे, लेकिन यहाँ पर दिया भी है तो जरा इसको ब्रह्मपुत्र नदी को थोड़ा सा डिटेल में देख लिया जाए। सबसे पहली बात यह कि ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है और वहां से संदर्भित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या इसको यरलुंग जंगबो कहते हैं। ठीक है? सांगपो लिखा रहा है या यरलुंग जंगबो तिब्बत में कहते हैं। और याद रखिएगा, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो याद रखिएगा एक नामचा बरवा के निकट ये हिमालय को काटते हुए यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। कौन? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है? याद रखिएगा, जब ये नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेके भारत में प्रवेश करती है तो जब ये भारत में जस्ट प्रवेश ही की रहती है उस समय इसका नाम है सियांग नदी। क्लियर है? तिब्बत में रहेगा तो सांगपो नदी या यरलुंग जांगबो नदी, लेकिन जैसे ही ये यू टर्न लेकर अंदर प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है सियांग नदी। तो सियांग नदी किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का। जब ये नदी आगे बढ़कर अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है दिहांग नदी। क्लियर है? और आगे जब ये असम में जाती है तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? और आप सभी इस बात से परिचित है कि जब ये ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है असम में तो इसमें ये नदियां आपस में मिल जाए, जैसे दिबांग और लोहित नदी। दिहांग, दिबांग और लोहित, इनका जो मिश्रण है वही ब्रह्मपुत्र नदी कहलाता है।
क्लियर है? इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? ये जो दिबांग नदी है, ये भी अरुणाचल प्रदेश से ही आकर यहाँ मिलती है। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी जिसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा गया, ये आगे आई। इसमें अरुणाचल प्रदेश से ही एक नदी और आई जिसका नाम है दिबांग, वो भी मिल गई और साथ में लोहित, और इसका नाम पड़ गया क्या? ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो नदियों का संगम हो रहा है, ये एक जगह है जिसका नाम है सदिया टाउन, उसी के पास इसका संगम होता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि जो ब्रह्मपुत्र है, ये गंगा से मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है? यानी ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है? तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात कर लें कि ब्रह्मपुत्र नदियों का प्रवाह किन किन राज्यों में है, इससे भी संदर्भित प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्य में। ये बात भी आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो ये बातें आपने देख ली। ठीक है? भारत में दिहांग लिखा है, मैंने और स्पष्ट कर दिया कि दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ता है कहां पर? असम में। और दिहांग से पहले जैसे ही यू टर्न लेके अंदर आती है उसका नाम हो जाता है सियांग। क्लियर है? तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि हर जगह का नाम। और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं। आगे और अभी हम लोग इसको देखेंगे तो ये क्लियर होगा। यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि असम घाटी में प्रवेश करने के बाद ये नदी कई द्वीपों का निर्माण करती है। और याद रखिएगा इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण, जिसका नाम क्या है? माजुली, ये भी इसी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा की जाती है। क्लियर है? और अब असम सरकार ने इसे जिले के रूप में मान्यता दे दी गई है। क्लियर है? तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम है। अब यहां पर एक बात और याद रखिए, देखिए यहां पर भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में दिया गया है। मानस, दिबांग, बूढ़ी दियांग, लोहित, धनसरी, कपिली, जिया भरेली, ये सभी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, सहायक नदियों से बहुत प्रश्न आता है। और याद रखिएगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की जो मुख्य सहायक नदी है वो कौन सी है? तिस्ता। क्लियर है? जिसके संगम के बाद ये पद्मा यानी गंगा में मिल जाती है। क्लियर है? और आगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसको कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा। क्लियर है? क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। स्पष्ट रूप से इस बात को भी ध्यान में आप रखेंगे। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसको क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यहां पर एक बात और याद रखिएगा इस ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों से संबंधित, जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, उसको कहते हैं सुबनसिरी। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी। और ये जो सुबनसिरी नदी है ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? तो याद रखेंगे सुबनसिरी नदी जो है ये तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में और असम में प्रवाहित होती है। तो जो इनकी प्रमुख सहायक नदी हैं उनके बारे में थोड़ा आप डिटेल जानकारी रखिए। जैसे आपने सुबनसिरी को देख लिया, लोहित नदी जिसको खून की नदी कहते हैं, अगर इसका प्रवाह क्षेत्र पूछ लिया जाए तो जो लोहित नदी है ये अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। क्लियर है? और याद रखिएगा ये किबिथु एक जगह है, किबिथु स्थान पर ये भारत में प्रवेश करती है। यहां से भी प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? फिर इसी तरह से अगर हम बात करें धनसिरी की, तो धनसिरी के संदर्भ में आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो धनसिरी है यहां पर आप देखेंगे कि एक इंटक राष्ट्रीय उद्यान है, वो इसी जल ग्रहण क्षेत्र में इंटक राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह एक प्रश्न पूछा जाता है मानस नदी के संदर्भ में। याद रखिएगा ये जो मानस नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो दाएं तट से मिलती है ब्रह्मपुत्र से, ये मानस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। तो भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? मानस। इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि असम में ब्रह्मपुत्र से कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा ये जोगी गोपा में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और मानस की जो प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? संकोश। क्लियर है? और इसीलिए देख रहे हैं आप इसमें इसी घाटी में मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थापित है। क्लियर है? तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला है प्रश्न संख्या 113 और पूछा जा रहा है कि लेह अवस्थित है पूछ रहा है कि किस नदी के तट पर? तो देखिए लेह की अगर हम लोग बात कर लें तो जो लेह है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक है? लेह कहां पर है? सिंधु नदी के दाएं तट पर। तो यहां प्रश्न संख्या 113 का सी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो लेह है सिंधु नदी के दाएं तट पर है। देखिए लेह के बारे में अगर हम बात करें तो जो लेह है ये केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसमें स्थित है। दूसरी बात कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आपका जवाब होगा 11,500 फीट ऊंचाई पर है। और श्रीनगर से ये 160 मील पूर्व में है। और याद रखिएगा यहाँ पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सिंधु के दाएं तट से ये मिलती है
और यहाँ पर एशिया का सर्वाधिक ऊंचा मौसमी वेधशाला भी है। कहाँ पर? लेह में। ठीक है, तो इतनी बातें आप यहाँ पर लेह के संदर्भ में अवश्य याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अब जो अगली नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो ज्यादा चर्चा पिछले प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन में हो गई है। क्लियर है? तो अब आइए उसका लाभ यहाँ जरूर मिलेगा। प्रश्न संख्या 114 में पूछा जा रहा है कि निम्न नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है। सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, बस यहाँ पर ऑप्शन में सिंधु की जगह पर इंडस लिख दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 114 का सी विकल्प सही हो जाएगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये नदियां ऐसी हैं जिनका ओरिजिन क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, सेम है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 114 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सिंधु नदी यानी इंडस। ठीक है, अब देखिए दोनों का उद्गम सेम है, उद्गम पर बात हो चुकी है, उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, नए ऐसे तथ्य क्या हो सकते हैं जो जरूरी है उनको ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये दोनों नदियां तो आप देख लिए कि अंत में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि सिंधु की सहायक नदियों पर भी चर्चा हो चुकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर भी चर्चा हो चुकी है। अगर हम सिंधु की सहायक नदी को एक बार फिर से देख लें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और वहीं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी। क्लियर? तो ये नदियां जो हैं ये किसकी हैं? सहायक नदी हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर? तो ये पूरी बात जो है हो चुकी है। अब हम अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। तो देखिए अभी हमने इस पर चर्चा की थी, हमने आपसे ये कहा था माजुली द्वीप के संदर्भ में कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मैंने आपसे ये बात कही थी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बनता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 का विकल्प बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में। क्लियर है? ये जो माजुली नदी द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और ये किस राज्य से संबंधित है? असम से। और याद रखिएगा माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की संज्ञा दी गई है। एक बात और याद रखेंगे, इस बात पर चर्चा हुई थी कि माजुली को असम सरकार ने जिले का दर्जा दे दिया है, और कब दिया है? तो 2016 में। क्लियर है? अच्छा, माजुली शब्द का अर्थ क्या होता है? तो माजुली शब्द का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। माजुली का अर्थ क्या होता है? पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। और एक बात और याद रखिएगा कि माजुली जो है ये विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहाँ पर माजुली द्वीप के बारे में जरूर याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखा जाए, अगला है प्रश्न, यहां पर प्रश्न संख्या 116 दिया गया, ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब कारण में दिया गया है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। क्लियर है? यानी नदी अपहरण जो कि हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, इसी के कारण तिस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी लेकिन अब वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट भी सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए देखते हैं कि ये नदी अपहरण क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए पहले तिस्ता के बारे में कि जो तिस्ता नदी है ये निकलती कहाँ से? तो तिस्ता नदी जो है ये सिक्किम के चोलामू झील से इसका उद्गम है। क्लियर है? सिक्किम के चोलामू झील से इसका उद्गम है। और अगर हम बात करें जलपाईगुड़ी शहर की तो याद रखिएगा ये जलपाईगुड़ी शहर जो है या एक बार पूछा गया था कलिम्पोंग जो है, तो याद रखेंगे जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग ये दोनों जो है ये शहर जो है ये तिस्ता के ही तट पर स्थित है। क्लियर है? और ये जो तिस्ता नदी है हमने अभी आपसे बताया कि सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है और ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए जमुना, जिसको ब्रह्मपुत्र जिसको वहां जमुना कहते हैं, उसमें मिल जाती है। क्लियर है? और अगर हम तिस्ता की सहायक नदी की बात कर लें तो तिस्ता की सहायक नदी में रंगपो, लाचुंग, रंगीत, रंगजो ये सभी सहायक नदी किसकी हैं? तिस्ता की। तो ये बातें आप तिस्ता के बारे में प्रमुख रूप से ध्यान में रखेंगे। देखिए नदी अपहरण जो है वो हिमालय की नदियों का प्रमुख कारण है और इसका सर्वोत्तम उदाहरण कौन सी है? तिस्ता नदी। ये जो तिस्ता नदी है ये पहले गंगा की सहायक नदी थी लेकिन 1787 में आकस्मिक बाढ़ में तिस्ता नदी ने अपना मार्ग ही बदल दिया और वर्तमान समय में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई है। क्लियर है? तो तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है। क्लियर है? याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा तिस्ता। क्लियर है? जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ती है और इसमें सहायक नदियों में मैंने आपसे कहा था कि रांगपो, रंगीत, सेबक, ठीक है, ये कुछ सहायक नदियां हैं किसकी? तिस्ता की, जिसमें लाचुंग भी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। रंगपो है, रंगजो है, ठीक है, ये सहायक नदी किसकी है?
तिस्ता की। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला है प्रश्न संख्या 117 और पूछा जा रहा है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अब ये पूछ रहा है किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है। क्लियर है? तो ये एक बात याद रखिएगा कि जो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 117 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अब यहाँ पर एक बात ये समझना आवश्यक है कि ये पूर्ववर्ती अपवाह का मतलब क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्ववर्ती अपवाह का मतलब ये होता है कि जिसका निर्माण स्थल खंड के उत्थान के पहले ही हो चुका था। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी नदियां जो कि हिमालय के बनने से पूर्व प्रवाहित होती थी उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। क्लियर है? और याद करिए जब अभी चर्चा हो रही थी तो मैंने सिंधु और सतलज के बारे में आपसे कहा था कि ये पूर्ववर्ती नदी है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब आगे कहीं डिटेल में आएगी बात तो वहां पर पूर्ववर्ती या पूर्वानुवर्ती अपवाह के उदाहरण वाली नदियों को थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। देखिए पूर्वानुवर्ती अपवाह का मतलब क्या होता है? हमने आपसे बताया कि हिमालय के निर्माण से पूर्व ये नदियां थीं और इस प्रकार की नदियां स्थल खंड के निर्माण होने पर भी अपने ही मार्ग का अनुसरण करती हैं। क्लियर है? यानी पूर्वानुवर्ती अपवाह की नदियों की जो विशेष खासियत है कि इस प्रकार की जो नदियां वो स्थल खंड के निर्माण होने पर भी अपने मार्ग का प्रवाह करती हैं। और एक बात याद रखिएगा कि हिमालय की नदियां जो हैं वो पूर्वानुवर्ती नदियों का उदाहरण है। ठीक है, हिमालय की जो नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। और ये जो नदियां हैं ये हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपरदन का कार्य करती थी और गाज महाखंडों का निर्माण करती थी। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? और इस अपवाह की नदियों जो के द्वारा जो है एक नदी अपहरण भी होता है, तो वही पिछले प्रश्न में आपने उसको देखा था। क्लियर है? अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि पूर्वानुवर्ती नदियों के उदाहरण में और कौन कौन सा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तो आपने देख लिया, ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा गंगा, सिंधु, सतलज, तिस्ता, घाघरा, काली नदी और गंडक, ये जो है इन पूर्वानुवर्ती अपवाह का उदाहरण है। और जो प्रमुख रूप से आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो सिंधु नदी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों को लेकर पूछा जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये जो प्रमुख नदियां हैं ये निश्चित रूप से आप याद रखेंगे कि ये पूर्वानुवर्ती अपवाह का उदाहरण है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, यहां पर कुछ उदाहरण में भी और नाम दिए गए हैं, जरा इसको भी देख लीजिए और उसकी विशेषता भी। जैसे यहां पर एक आप देख रहे हैं लिखा है विकल्प बी में अनुवर्ती अपवाह। क्लियर है? तो अब पूर्ववर्ती अपवाह को तो आप बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, पूर्ववर्ती कहा जाए या पूर्वानुवर्ती अपवाह कहा जाए, ठीक है, बोथ आर सेम। यहां पर अगर हम बात कर लें अनुवर्ती अपवाह की, क्लियर है, तो देखिए अनुवर्ती अपवाह क्या होता है और इसका उदाहरण क्या होता है। जो भी विकल्प में नाम दिए गए कम से कम उस पर चर्चा तो जरूर हो जाए ताकि अब कभी भी प्रश्न बने तो गलत ना हो। अनुवर्ती अपवाह का मतलब यह है कि ये नदियां क्षेत्रीय धरातल के जो प्रारंभिक ढाल है या जिसको आप प्रादेशिक ढाल कहते हैं उन पर ये प्रवाहित होती हैं। यानी ये नदियां अपने प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, यानी जो अपने प्रादेशिक ढाल के अनुरूप ये प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अनुवर्ती नदी जो होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? अनुवर्ती अपवाह को क्या कहेंगे? कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम अनुवर्ती नदी के उदाहरण की बात कर लें तो इसमें पेरियार नदी, शरावती नदी, इस तरह की जो तटीय नदियां हैं वो इसका उदाहरण है, पेरियार और शरावती। क्लियर है? सी विकल्प में लिखा है परवर्ती अपवाह। परवर्ती अपवाह का मतलब होता है सबसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। क्लियर है? ये जो सबसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न है ये है कि जैसे मान लीजिए कोई नदी है वो प्रवाहित हो रही है और वो अपर्दन आदि के द्वारा यानी काट छांट कर वो मुख्य नदी में आकर मिल जाए, उसी को कहा जाता है परवर्ती नदियां। क्लियर? और इस तरह के जो ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं तो उसको कहा जाता है सबसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। क्लियर है? अगर हम सबसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न की नदियों का उदाहरण देख लें यानी परवर्ती अपवाह वाली नदियां, तो इसमें आप चंबल, केन, सिंधु, बेतवा, सोन, ये सभी उदाहरण हो जाएंगे सबसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न के यानी परवर्ती अपवाह क्षेत्र। क्लियर है? अगला दिया है डी विकल्प में अध्यारोपित अपवाह। अब देखिए अध्यारोपित अपवाह क्या होता है? तो देखिए अध्यारोपित अपवाह को इंग्लिश में पहले समझ लीजिए, इसको कहा जाता है सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न। क्लियर है? इसमें क्या होता है, इन नदियों के क्षेत्र में जैसे अगर हम नदियों का उदाहरण दें उसके बाद इसको देखें तो जैसे मान लीजिए कि गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, सोन, सुवर्णरेखा, ये सभी नदियां किसका उदाहरण है? अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण है। यानी ये किसका उदाहरण है? सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न का। और ये जो नदी हैं इनके क्षेत्र में जब बृहद हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो उस क्रम में यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और ज्वालामुखी
जो दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी निकला, उससे जो लावा निकला, वो इन नदी घाटी में भर गया। और जब वर्षा का जल आया तो उसने इस निक्षेपित बेसाल्ट को फिर से अपरदित करना शुरू कर दिया, और अपरदित करते करते पुरानी घाटी को प्राप्त कर लिया। इसी बात को कहा जाता है अध्यारोपित नदी, सुपर इम्पोज्ड। क्लियर है? तो अब आप ये समझ गए। यानी कहने का मतलब यह है कि नदियां जब प्रवाहित हो रही हैं तो अपनी घाटियों को और गहरा कर रही हैं, और इतना पतला हुआ कि उन दरारी उद्भेद से ज्वालामुखी आया और ज्वालामुखी से लावा उन घाटी में भर गया। लेकिन जब वर्षा का जल फिर से आया तो उस घाटी में भरे वो जो लावा जम गया था, उस बेसाल्ट को फिर से अपरदित करना शुरू किया, और अपरदित करते करते पुरानी घाटी को ही प्राप्त कर लिया। तो इस तरह की नदी क्या कहते हैं? अध्यारोपित नदी। क्लियर है? और इस तरह से जो प्रतिरूप बनता है उसको क्या कहते हैं? सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न। क्लियर है? तो ये उदाहरण आप निश्चित रूप से उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? इसी तरह से वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि एक प्रमुख जलधारा होती है और उससे अनेक शाखाएं आकर मिल जाती हैं मुख्य जलधारा में, और वो देखने पर एक वृक्ष के फॉर्मेट में आती हैं, तो उसका नाम पड़ गया वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, यानी डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। अगर हम वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप के उदाहरण की बात कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसमें आप देखेंगे कि गंगा, सिंधु, गोदावरी और कृष्णा, ये इसका उदाहरण है, इसका वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का। क्लियर है? तो इस तरह से आपने इस पूरे प्रश्न को एक डिटेल में देख लिया। यहाँ तो नदियों के उद्गम की बात हो रही है और इन सभी बातों पर आप अगला है प्रश्न संख्या 118। पूछा जा रहा है कि संकोश नदी सीमा बनाती है। तो देखिए, संकोश नदी सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच। कई पुस्तकों में असम और अरुणाचल प्रदेश दिया है, लेकिन अगर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। उस पर जो ब्रिज है, जो पुल बना है, उसका नाम भी संकोश पुल रखा गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 118 का सी विकल्प सही हो जाएगा। असम और पश्चिम बंगाल के बीच में संकोश नदी सीमा बनाती है। क्लियर है? यहाँ पर अगर संकोश नदी के बारे में बात कर लें तो एक बात मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि जो संकोश नदी है, ये संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और ये मानस की सहायक नदी है। ठीक है? तो याद रखेंगे, संकोश नदी मानस की सहायक नदी है और ये उत्तरी भूटान से निकलती है और असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती हुई ब्रह्मपुत्र नदी से असम में मिलती है। क्लियर है? और भारत सरकार की सहायता से भूटान में संकोश परियोजनाएं भी स्थापित की गई है। क्लियर है? तो इस प्रकार याद रखेंगे, संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है और मानस की सहायक नदी है। अगला है प्रश्न संख्या 119। यहां से गंगा नदी से संबंधित प्रश्न होंगे। पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब होगा विकल्प बी। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। अब यहां पर जरा गंगा नदी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उद्गम से। स्पष्ट रूप से आप याद रखेंगे कि जो गंगा नदी का उद्गम है वो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से हुआ है। क्लियर है? गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से हुआ है। क्लियर है? और यहां पर याद रखिएगा कि जो गंगा नदी है ये 4 राज्यों से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। क्लियर है? ये बात स्पष्ट हो गई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसकी लंबाई की बात कर लें तो 2525 किलोमीटर यानी 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दूसरी बात कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पर गंगा नदी की कुछ और महत्वपूर्ण बात को देख लें, जैसे गंगा नदी की सहायक नदियों पर अगर चर्चा कर लें, तो गंगा नदी की सहायक नदियां जो हैं उसमें अगर हम दाएं और बाएं तट से देख लें तो याद रखिएगा गंगा नदी के दाएं तट से जो मिलने वाली सहायक नदी है उसमें यमुना, टोंस नदी, सोन नदी और कर्मनाशा नदी है। क्लियर है? तो याद रखेंगे गंगा नदी से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं दाएं तट से यमुना, टोंस, कर्मनाशा और सोन है। और अगर हम वही बाएं तट से बात कर लें तो बाएं तट से जो गंगा नदी में मिलती हैं नदियां वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, ब्रह्मपुत्र, महानंदा, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंगा। तो ये जो नदियां मैंने आपको बताई हैं ये बाएं तट से गंगा नदी में मिलती हैं। और जो गंगा नदी की सहायक नदियों में जो प्रश्न बनता है ज्यादा वो पुनपुन नदी से भी बनता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे पुनपुन हो गई, किऊल हो गई, अजय नदी हो गई, ये सभी भी गंगा की सहायक नदी हैं। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो इतनी बातें आप यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखें। अगला देखिए प्रश्न संख्या 120 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। यहां पर देखिए तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प डी, जो जोंक नदी है ये
गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। प्रश्न संख्या 120 का डी विकल्प हो जाएगा। अभी हम लोगों ने अजय नदी के बारे में देखा था, पुनपुन नदी भी, जलांगी नदी भी, किऊल नदी भी, ठीक है। तो ये सभी क्या है, गंगा की सहायक नदी है। लेकिन जोंक नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 120 का डी विकल्प सही हो जाएगा। तब ये प्रश्न उठता है कि जोंक नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा, जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है। 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि सहायक नदी से संबंधित जो भी फैक्ट है, जो भी प्रमुख नदियां हैं, उनकी सहायक नदियों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। यदि हम इसके उद्गम की बात कर लें तो याद रखिएगा, इसका उद्गम जो है ये सोनबेरा पठार उड़ीसा से है। क्लियर है? और अगर इसके प्रवाह की बात कर लें जोंक नदी के, तो ये उड़ीसा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिला तथा छत्तीसगढ़ के महासमुंद बलौदा बाजार क्षेत्र से है। यानी कहने का मतलब इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। वही जो यहाँ पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी दी गई हैं, ये सभी नदियां गंगा की सहायक नदी है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, जोंक नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम सोनबेरा पठार उड़ीसा से है और प्रवाह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। क्लियर है? अगला देखिए, यहाँ पर पुनपुन नदी के बारे में अगर एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दें, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये जो पुनपुन नदी है ये मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है। क्लियर है? और एक बात याद रखिएगा कि पटना में फतुहा के पास ये गंगा से मिलती है। ये बात आप जरूर याद रखेंगे कि पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलकर पटना फतुहा के पास गंगा से मिलती है। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 121 में पूछा जा रहा है कि विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए, यहाँ पर कई प्रयाग महत्वपूर्ण हैं जहां पर नदियां मिलती हैं और उनके लिए एक स्पेसिफिक नाम है। उनमें से एक नाम पूछा जा रहा है कि विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? तो याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है। क्लियर है? यहां पर याद रखिएगा कि जब विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग पर आके मिलती हैं, तो उसके आगे जब इसका प्रवाह रहता है तो उसको अलकनंदा के नाम से आगे ये बढ़ती है। क्लियर है? तो यहां पर आप प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब क्या करेंगे? धौली गंगा और अलकनंदा के लिए। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब होगा विकल्प बी, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर। क्लियर है? और यह लिखा है धौली गंगा या विष्णु गंगा। क्लियर है? अब आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। ये जो नदियों के मिलने से जो ये प्रयाग का निर्माण हो रहा है, जरा इसकी बात को देखिए। विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दोनों जब धाराएं मिलती हैं तो उस पॉइंट को कहते हैं विष्णु प्रयाग, चमोली जिले में स्थित है। क्लियर है? और यहां से आगे जो धारा बहती है उसको कहते हैं अलकनंदा। फिर ये अलकनंदा आगे बढ़कर नंदाग्नि से मिलती है और उस संगम स्थल को कहा जाता है नंद प्रयाग, ये भी चमोली जिले में है। इन दोनों के मिलन के बाद जब आगे धारा प्रवाहित होती है तो उसको अलकनंदा, और वही अलकनंदा नदी आगे चलकर पिंडार नदी से मिलती है और अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं, ये भी चमोली जिले में है। अब इस कर्ण प्रयाग के आगे जब नदी बढ़ती है तो अलकनंदा नाम से, और फिर ये अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिलती है और अलकनंदा और मंदाकिनी के इस संगम स्थल को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर आगे नदी अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और फिर ये अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है और अलकनंदा और भागीरथी के इस संगम स्थल को देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और इसी देवप्रयाग के आगे ये गंगा नाम से ये नदी आगे बढ़ती है। तो ये पूरा एक क्रम है जिसमें आपने विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग को देखा है। क्लियर? ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। और एक बात और याद रखिएगा कि अलकनंदा ऋषि गंगा का मिलन बद्रीनाथ में होता है। क्लियर है? और ये चमोली जिले में है और अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम विष्णु गंगा। इसीलिए उस प्रश्न में आपने आंसर किया था कि धौली गंगा और विष्णु गंगा अर्थात अलकनंदा के संगम पर विष्णु प्रयाग स्थित है। क्लियर है? आगे देखिए फिर इसी तरह प्रश्न संख्या 122 में अब आपको नाम दे दिया गया, अब आपको सुमेलित करना। क्लियर है? आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। जो पूर्व में हमने आपको एक सीक्वेंस बताया था उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर ए विकल्प में लिखा है रुद्रप्रयाग। देखिए, रुद्रप्रयाग के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि जब अलकनंदा नदी की धारा में मंदाकिनी नदी मिलती है तो उस संगम स्थल को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी को, तो यहां पर आप ए को सुमेलित कर देंगे दूसरे के साथ। फिर आगे दिया गया है नंद प्रयाग। मैंने आपसे कहा था कि नंद प्रयाग का मतलब है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलेगी तो वो नंद प्रयाग और चमोली जिले में है। क्लियर है? तो यहां पर ये जो चौथे ऑप्शन में यहां पर विष्णु गंगा दिया गया है। क्लियर है? यहाँ पे अलकनंदा होना चाहिए, इसलिए ये प्रश्न डिस्प्यूटेड हो गया था। तो आप एग्जैक्ट याद रखेंगे कि अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से, तो बी को आप चौथे से कर लीजिए। कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण प्रयाग को आपसे मैंने बताया था कि जब अलकनंदा की धारा में पिंडार नदी मिलती है तो वहां पे संगम स्थल को कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्लियर है? और ये किस डिस्ट्रिक्ट में? चमोली में। क्लियर है? अलकनंदा और पिंडार के मिलने से, तो यहाँ पर कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडार यानी सी को तीसरे के साथ कर लेंगे। देवप्रयाग के लिए मैंने कहा था कि अलकनंदा की धारा में जब भागीरथी मिलती है तो इस संगम स्थल को कहते हैं देवप्रयाग और इसी के बाद वो गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है धारा।
तो यहाँ पर देवप्रयाग का मतलब अलकनंदा और भागीरथी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको ए से आप सुमेलित कर लेंगे, अलकनंदा और भागीरथी। जो आपका कोड बन रहा है वो बन रहा है 2-4-3-1 का। क्लियर है? तो इस करेक्शन के साथ यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाता है 2-4-3-1। यहाँ पर वो जो विष्णु गंगा के कारण यहाँ पर इसको डिस्प्यूटेड हुआ ये, तो इस पूरी बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 123 में स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है और उसी बात को यहाँ पर स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है। लिखा हुआ कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब अलकनंदा नदी की धारा आती है तो उसमें जब भागीरथी नदी मिलती है तो उस संगम स्थल को देवप्रयाग कहते हैं और देवप्रयाग के बाद आगे जो धारा प्रवाहित होती है वो गंगा के नाम से। और आपको मैंने ये भी कहा था कि देवप्रयाग किस जिले में, टिहरी जिले में। क्लियर है? तो इस प्रकार यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका सही है। आइए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो रुद्रप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थल पर है। तो ये भी बात सही है। रुद्रप्रयाग के लिए मैंने आपसे कहा था कि जब अलकनंदा की धारा आ रही है तो उसमें जब मंदाकिनी नदी मिलती है तो उसी संगम को क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। क्लियर है? तो ये भी बात सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है तो बिल्कुल सही है कि बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो स्पष्ट रूप से इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले स्टेटमेंट की, तो लिख रहा है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है? क्योंकि जो शंकराचार्य के द्वारा 4 दिशाओं में स्थापित किए गए ये पीठ, उसमें बद्रीनाथ आता है, केदारनाथ नहीं। बद्रीनाथ, उसके बाद द्वारका, जगन्नाथ और श्रृंगेरी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका चौथा स्टेटमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? अगला देखिए। देखिए यहाँ पर कुछ बातें डिटेल में दी गई हैं, वही बात बताई जा रही है जो जिस पे चर्चा अभी हुई है। ठीक है? कि अलकनंदा की 2 धाराएं हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। मैंने आपसे कहा था कि प्रारंभ में धौली गंगा और विष्णु गंगा जब मिलती हैं तो उस संगम स्थल को विष्णु प्रयाग कहते हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद जो आगे धारा प्रवाहित होती है अलकनंदा के नाम से, फिर उस अलकनंदा धारा में नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। फिर आगे धारा बढ़ती है अलकनंदा नाम से, फिर उसमें पिंडार नदी आती है तो कर्ण प्रयाग बनता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। फिर आगे अलकनंदा के नाम से कंटिन्यू होती है, उसमें मंदाकिनी नदी आके मिलती है तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्र प्रयाग कहते हैं। और फिर आगे अलकनंदा के नाम से बढ़ती हैं और उसमें जब भागीरथी नदी मिलती है तो उस संगम को देवप्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी के जो संगम के बाद जो आगे प्रवाहित होती है वो गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। यही बात यहाँ पर दी गई है। क्लियर है? इस पे हम लोगों ने चर्चा भी की थी। अच्छा, भागीरथी के बारे में एक बात याद रखिएगा कि भागीरथी का उद्गम जो है ये गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान पर हुआ है और प्रसिद्ध जो बद्रीनाथ की घाटी है वो हिंदुओं का पवित्र स्थल है और अलकनंदा के तट पर स्थित है। तो बद्रीनाथ किस तट पर, अलकनंदा के तट पर स्थित है। और यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि अलकनंदा का जो उद्गम है, जो मैंने अभी बताया, अलकनंदा का जो उद्गम है वो अलकापुरी स्थित संतोपथ हिमानी से। क्लियर है? याद रखेंगे, अलकनंदा का जो उद्गम है वो अलकापुरी स्थित संतोपथ हिमानी से है और इसी नदी पर कौन सा है जगह, बद्रीनाथ है। क्लियर है? अगर हम अलकनंदा पर स्थित शहर की बात कर लें, कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो जैसे चमोली हो गया, टिहरी हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, ये सभी किससे संबंधित है, अलकनंदा से संबंधित है। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। इसी तरह अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि केदारनाथ किस नदी पर, तो याद रखेंगे केदारनाथ मंदाकिनी नदी पर। क्लियर है? इससे संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। अब बात हो रही थी शंकराचार्य की पीठ की, तो शंकराचार्य जी की जो 4 पीठ है उसमें बद्रीनाथ, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में, द्वारका गुजरात में, ये पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में जगन्नाथ उड़ीसा राज्य में, और दक्षिण में श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक राज्य में है। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 124। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए अभी हमने आपसे बताया था ना कि जब बद्रीनाथ पूछे तो आप सीधा जवाब देंगे अलकनंदा नदी, और केदारनाथ पूछे तो मंदाकिनी नदी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 124 का, कि जो बद्रीनाथ मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? तो अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ स्थित है। और जब अलकनंदा और मंदाकिनी की धाराएं मिलती हैं तो उस संगम को क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग कहते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 125 और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। क्लियर है? तो देखिए गंगा की सहायक नदी पर बात हुई थी और वहां तो मैंने आपको दाएं और बाएं दोनों तट से मिलने वाली सहायक नदी के बारे में बताया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पूछ रहा है कौन सी सहायक नदी है, तो यहाँ पर आपका क्या जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, सोन नदी। इस पर चर्चा भी डिटेल में हुई थी कि गंगा की सहायक नदी क्या हो जाएगी, सोन नदी। यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और सोन नदी के बारे में अगर बात कर लें, इसके उद्गम के बारे में, तो देखिए सोन नदी के उद्गम की अगर चर्चा करेंगे
तो ये सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से में नर्मदा के उद्गम स्थल के निकट से निकलकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी है। क्लियर है कि सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के समीप से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और पटना के समीप ये गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर ये और गंगा की सहायक नदी को अगर मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं तो इसमें यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, कर्मनाशा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोशी नदी, रामगंगा नदी, अजय, किऊल, जलांगी, महानंदा, ये सभी किसकी सहायक नदी हैं? ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं। क्लियर? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो आपका जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या होगा? रामगंगा। और ये कहां पर मिलती है गंगा से? कन्नौज के पास। क्लियर है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्नों पर बिल्कुल आपकी नजर होनी चाहिए। इसी तरह गंगा से संदर्भित एक प्रश्न पूछा गया कि गंगा का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र, मतलब भारत का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र कौन सा? तो गंगा का है। क्लियर है? और कितने प्रतिशत भाग पर है ये? तो ये 26.2% भाग पर इसका प्रवाह। क्लियर है? किसका? गंगा का। यानी भारत का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र गंगा का कितने प्रतिशत भाग पर? 26.2% भाग पर। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखेंगे। जो गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र है वो 4 देश में है। कौन कौन सा? तिब्बत में, नेपाल में, भारत में और बांग्लादेश में। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 126 और पूछा जा रहा है कि कोसी नदी का स्रोत स्थित है। कोसी नदी का स्रोत कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब क्या होगा? कोसी नदी का जो स्रोत है ये स्थित है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। क्लियर है? तो याद रखेंगे कोसी नदी का जो स्रोत है वो कहां पर है? माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 126 का ए विकल्प सही हो जाएगा। कोसी नदी का स्रोत स्थल माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। देखिए अगर हम कोसी नदी की बात कर लें तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो कोसी नदी है वो नेपाल में माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। ठीक है? कोसी नदी नेपाल में माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है। दूसरी बात, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो एक सीधा प्रश्न यहां बन सकता है कि अगर कोसी नदी गंगा की सहायक नदी तो वो गंगा से कहां पर जाके मिलती है? तो याद रखिएगा कोसी नदी गंगा से बिहार राज्य के भागलपुर में मिलती है। क्लियर है? तो बिहार राज्य के भागलपुर में गंगा नदी से कोसी नदी मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगर हम कोसी की सहायक नदी की बात कर लें तो जो बहुत पॉपुलर सहायक नदी वो है अरुण नदी। तो याद रखेंगे जो अरुण नदी है ये कोसी की सहायक नदी है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला है प्रश्न संख्या 127 और पूछा जा रहा है कि फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम है वो किस नाम से जाना जाता है? तो अभी चर्चा हुई थी पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 127 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा कि फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम पद्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 127 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि गंगा नदी राजमहल पहाड़ियों के निकट फरक्का बैराज के नीचे दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर प्रश्न संख्या 127 का इस प्रकार ए विकल्प सही हो गया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 128 पूछा जा रहा है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है? देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट है, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है? किस नदी के बारे में बात हो रही है? सोन नदी के बारे में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 128 का डी विकल्प सही हो जाएगा। और मैंने आपको सोन नदी के बारे में बताया था कि मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, इसकी पहाड़ियों से नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है उसी के समीप से निकलकर ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सोन नदी। और पटना के समीप गंगा से मिलती है और सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात कि ये जो सोन नदी है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बहती हुई पटना में गंगा से मिलती है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 129 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ जो नाम दिए गए इसमें जल ग्रहण क्षेत्र किसका सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी सोन नदी। देखिए सोन नदी से कितना लगाव है आयोग को। सोन नदी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 129 का। क्लियर? यहाँ जो नदियां दी हैं इसमें सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? सोन नदी का है। और सोन नदी को मैंने आपसे बताया कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर उत्तर दिशा की ओर बहती है। मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। अगर सोन नदी की लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर लंबाई है। और यदि हम सहायक नदी की बात करें, ठीक है, तो सहायक नदी अगर हम बात कर लें सोन नदी की सहायक नदी, तो सोन नदी की जो सहायक नदी है उसमें
आती है उत्तरी कोयल, कान्हार, गोपत, रिहंद, ये सभी किसकी सहायक नदी हैं? सोन नदी की सहायक नदी है। क्लियर? तो ये बातें आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 130 में पूछा जा रहा है कि गंगा नदी उदाहरण है किस प्रकार के अफवाह का? तो याद करिए, पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में हमने आपको बताया था कि गंगा नदी किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा पूर्ववर्ती अफवाह का, यानी पूर्वानुवर्ती अफवाह का उदाहरण है गंगा नदी। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? याद करिए, वहां मैंने आपसे बताया था कि जो पूर्ववर्ती अफवाह है यानी पूर्वानुवर्ती अफवाह है, उसके उदाहरण में गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है। इसके अलावा मैंने आपको तिस्ता, घाघरा, काली और गंडक का भी नाम बताया था। क्लियर है? और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो पूर्वानुवर्ती अफवाह है, इसमें नदियां स्थल खंड के निर्माण होने पर भी अपने मार्ग का ही अनुसरण करती हैं। क्लियर है? और ये हिमालय के निर्माण के पूर्व भी ये नदियां थीं। और याद रखिएगा कि जो हिमालय की नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है, पहली बात। दूसरी बात कि हिमालय के उत्थान के क्रम में आप सभी को पता है कि ये अभी भी वो अपने उत्थान के क्रम को जारी रखे हैं। तो हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर ये अपरदन का कार्य करती हैं और गार्ज महाखड्डों का निर्माण करती हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा इस अफवाह प्रतिरूप की जो नदियां हैं वो नदी अपहरण का भी उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा कि अगर हम बात कर लें कि पूर्ववर्ती अफवाह के अलावा जो और नाम दिए गए हैं, तो इसमें बी विकल्प में अनुवर्ती अफवाह लिखा है। याद करिए, मैंने अभी पिछले प्रश्न में इसको एक्सप्लेन किया था कि जो अनुवर्ती अफवाह है यानी इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। और इसमें मैंने आपसे बताया था कि जो उसका प्रारंभिक ढाल है यानी प्रादेशिक ढाल है उसी का अनुसरण करती हैं। और उदाहरण के तौर पे मैंने पेरियार और शरावती का भी जिक्र उस समय किया था। डी विकल्प में परवर्ती अफवाह लिखा है। अगर परिवर्ती अफवाह की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। और इसमें मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया था कि चंबल, केन, सिंधु, बेतवा और सोन ये किसका उदाहरण है? परवर्ती नदियों का। सी विकल्प में लिखा है अक्रमवर्ती अफवाह का। तो अक्रमवर्ती अफवाह में आप दियांग, दिबांग, लोहित का एग्जाम्पल ले लेंगे। क्लियर है? तो इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जैसे एक अफवाह प्रतिरूप होता है उसको भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए, जिसको कहते हैं आरी अफवाह प्रतिरूप। आरी अफवाह प्रतिरूप, ठीक है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। क्लियर है? अब ये क्या करते हैं, या इसको एक और नाम कहते हैं अपकेंद्री अफवाह। ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है केंद्र से बाहर जाने वाली। क्लियर है? अपकेंद्री, आपने अपकेंद्री बल पढ़ा है ना, तो अपकेंद्री का मतलब कि केंद्र से बाहर जाने वाली। यानी इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई ऊंची पहाड़ी से नदी जाए तो एक स्थान से निकलकर वो बहती है चारों तरफ। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अमरकंटक की पहाड़ी ले लीजिए। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ, सोन नदी उत्तर की तरफ और महानदी की एक शाखा उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। तो ये अमरकंटक ये इसी प्रतिरूप का उदाहरण है। क्लियर है? तो आपने अब इसको भी समझ लिया कि अपकेंद्री अफवाह या आरी अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण क्या हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा मैंने आपसे अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप पर भी चर्चा की थी, जिसको कहा था सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न, जिसमें आपको मैंने गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर इनका उदाहरण बताया था। एक होता है आयताकार प्रतिरूप, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होता है कि नदियां समकोण पर मिलती हैं। क्लियर है? और आयताकार संधियों के चारों ओर ये जलधाराओं का विकास करती हैं। क्लियर है? होता क्या है कि जब फाल्ट या फ्रैक्चर होता है तो धारा उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है और वो एक दूसरे पर समकोण पर आकर मिलती हैं, तो वो आयताकार यानी रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्रिएट होता है। क्लियर है? अगर आयताकार प्रतिरूप का उदाहरण देखना हो तो कोसी, विंध्यन नदियां, छोटा नागपुर के पठार पर ये इसका उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर है? देखिए, मैंने इसलिए इन सभी का जिक्र कर लिया और जितने प्रतिरूप ये अफवाह प्रतिरूप का मैंने चर्चा की है, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो निश्चित रूप से इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। क्लियर है? और ये प्रश्न आपने देखा है कि हर परीक्षा में, आरओ में भी पूछा है, पीसीएस में भी पूछा है, अदर एग्जाम्स में भी पूछा है, तो इसलिए इसको समझना आवश्यक है। देखिए, जो पैटर्न आयोग दिखा दिया है एक बार, उसको तो आपको 360 डिग्री में लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 131 और पूछा जा रहा है कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, जो कोसी नदी है ये अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है। प्रश्न संख्या 131 का यहां पर बी विकल्प आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। क्लियर है? प्रश्न संख्या 131 का बी विकल्प से हो जाएगा। और कोसी नदी के बारे में मैंने आपसे बताया था कि जो कोसी नदी है ये नेपाल में हिमालय के गोसाई थान शिखर से निकलती है, कोसी नदी। ठीक है? और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कोसी नदी गंगा से बिहार के भागलपुर में आके मिलती है। क्लियर है? तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। कोसी नदी नेपाल में हिमालय के गोसाई थान शिखर से निकलती हैं और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है?
और ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण कुख्यात है और इसीलिए बिहार में बाढ़ लाती है और इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। और मैंने आपसे कोसी की जो सहायक नदी थी उसमें अरुण नदी का नाम बताया था। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अगला देख लेते। अगला है प्रश्न संख्या 132 और पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि गोरखपुर किस नदी के तट पर है? राप्ती नदी के तट पर है गोरखपुर। इसलिए प्रश्न संख्या 132 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा कि गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। अगर हम राप्ती नदी के उद्गम की बात कर लें तो राप्ती नदी का उद्गम स्थल नेपाल है और यहां पर ये फ्यूथान नगर के उत्तर से निकलती है। क्लियर है? और दूसरी बात कि राप्ती नदी देवरिया जिले के समीप घाघरा से मिल जाती है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि राप्ती नदी किस जिले के समीप घाघरा से मिलती है, तो आपका जवाब होगा देवरिया के समीप। क्लियर है? इसकी लंबाई 420 किलोमीटर है। अगर हम बात करें कि अन्य किन किन जिलों से होकर प्रवाहित होती हैं तो इसमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जिले शामिल है। क्लियर है? तो ये बातें आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे राप्ती नदी के संदर्भ में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 133 पूछा जा रहा है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसको चिन्हित करिए। तो आपको पता है कि जो गोमती नदी है ये क्या है? गंगा की सहायक है और इसका उद्गम स्थल कहां पर है? मैदानी इलाकों में, पीलीभीत में, फुलर झील के पास। तो यहां पर आप क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 133 का सी विकल्प सही करेंगे कि गंगा नदी की सहायक नदी गोमती है जिसका उद्गम मैदान में। क्लियर है? गोमती नदी के बारे में बात कर लें तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में फुलहर झील से निकलती है और ये जो गोमती नदी है लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर में एक कैथी जगह है वहां पर गंगा नदी से मिल जाती है। क्लियर है? तो ये बातें आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 134 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्वार बनाने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर हुगली नदी जो है ये ज्वार बनाती है। तो यहाँ पर आप प्रश्न संख्या 134 का बी विकल्प सही कर देंगे कि ज्वार बनाने वाली नदी कौन सी? हुगली। प्रश्न संख्या 134 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अब ये हुगली नदी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा हुगली नदी कहाँ पर है? बंगाल राज्य में स्थित है। और एक बात और याद रखिएगा कि ये गंगा की एक धारा है जो कोलकाता को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। किसकी बात हो रही है? हुगली नदी की। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी का जो माध्य समुद्री तल है और हुगली नदी का तल ये लगभग समान है और इस समान होने के कारण बंगाल की खाड़ी में उच्च ज्वार की स्थिति बनती है तो उसका असर हुगली नदी पर भी होता है। क्लियर है? और इसके कारण हुगली नदी का जलस्तर उठ जाता है और जलवाहक जहाजों के आवागमन में सहायता होती है। क्लियर हो गया? हुगली नदी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं और इस तट पर कोलकाता बंदरगाह है और इसको पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगली जो नदी है वो है यमुना नदी। अब इससे संबंधित प्रश्न शुरू होंगे। तो प्रश्न संख्या 135 में पूछा जा रहा है कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व के क्रम बताइए। तो यहां पर देखिए दो प्रश्न आपसे पूछने का प्रयास किया जा रहा है और दो तरह के फैक्ट आपको पता चलेंगे। पहला तो ये कि यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं और उनका पश्चिम से पूर्व का एक क्रम क्या है। क्लियर है? तो यहां पर एक बात तो आपको स्पष्ट हो गई कि जो यमुना नदी है उनकी सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये सभी नदियां शामिल हैं। क्लियर है? तो एक तो ये बात हो गई। तो यहां पर याद रखिएगा अगर हम इसका क्रम व्यवस्थित करें, ये कहां से पूछ रहा है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पश्चिम से पूर्व चलिए, पहले चंबल नदी आएगी यानी 4, चंबल नदी के बाद सिंध नदी 3, सिंध के बाद बेतवा नदी 1 और उसके बाद केन नदी यानी 2। कूट क्या बन रहा है? 4 3 1 2 और 4 3 1 2 के आधार पर यहां पर प्रश्न संख्या 135 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पर एक बात और आपको ध्यान दिला दें कि जो आप चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी देख रहे हैं ये नदियां दाहिने तरफ से मिलती हैं यमुना से। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। एक तो आपने पश्चिम से पूर्व क्रम भी देखा, ये भी देख लिया कि ये दाहिने तरफ से यमुना नदी से मिलती हैं। अच्छा, अगर हम यमुना नदी के उद्गम की बात कर लें कि ये कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा ये जो यमुना नदी है ये बंदर पूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। क्लियर है? लिख रहा है ना यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। तो याद रखेंगे यमुना नदी बंदर पूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं और जिला टिहरी गढ़वाल। क्लियर है? अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जो यमुना नदी है ये प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है? यमुना नदी जो है प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। क्लियर है? ये बात भी आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि यमुना नदी जो है ये गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। क्लियर है? तो ये बात भी आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात कर लें यमुना नदी की सहायक नदी की, तो कुछ नदियां तो आपने देख लिया, चंबल, सिंध, बेतवा, केन।
कुछ नदियां और हैं, जैसे ये तो दाएं तट से आपने देख लिया। अगर बाएं तट से यमुना में मिलने वाली जो नदियां उनको देख लें तो इसमें टोंस नदी, ये भी यमुना की सहायक नदी है, हिंडन नदी, सेंगर नदी, रिहंद नदी, करेन नदी, ये सभी किसकी सहायक हैं? ये सभी यमुना की सहायक नदी हैं और बाएं तट से यमुना से मिलती हैं। क्लियर, याद रखिएगा। और जो मैंने अभी आपसे यहाँ पर ये चंबल आप देख रहे हैं, तो चंबल और गिरवा नदी, ये घड़ियालों की इसमें संख्या अधिकतर है। क्लियर है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 136, ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में लिखा गया है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी मृत प्राय हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वर्ष के अधिकांश समय ऐसा देखा जाता है कि दिल्ली और आगरा के मध्य जो है यमुना नदी मृत प्राय रहती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। कारण में लिखा है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया कि यमुना असतत वाहिनी नदी नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है। तो प्रश्न संख्या 136 का जो सही जवाब होगा वो विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी के उद्गम को तो आपने देख लिया कि यमुना नदी जो है बंदरपूछ के निकट यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और आपने ये भी देखा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? यमुना। दूसरी बात कि यमुना नदी की लंबाई अगर बात कर लें तो कुल लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर है। और बेसिन क्षेत्र अगर बात कर लें तो ये 3,66,223 वर्ग किलोमीटर में है। बाईं तरफ से जुड़ने वाली नदी की अभी हमने चर्चा की थी, उसमें यहाँ नदी दी गई है टोंस और हिंडन नदी। और दक्षिण से मिलने वाली नदियों में चंबल, बेतवा, केन और सिंध है। इस पे चर्चा हो चुकी है। अब देखिए ये जो बात है कि दिल्ली और आगरा के मध्य अधिकांश समय यहाँ पर यमुना मृतप्राय है, उसका कारण क्या है? तो उसका मूल कारण है प्रदूषण। क्लियर है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 137। प्रश्न संख्या 137 में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करती है? अब देखिए सरिता समूह का मतलब नदी समूह, तो पूछा जा रहा है कौन सा नदी समूह ऐसा है जो मालवा पठार को विच्छेदित करता है? तो यहाँ पर अगर आप विकल्प को देखेंगे तो विकल्प आपका सी सही हो जा रहा है कि चंबल, बेतवा, बीना और केन। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 137 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जरा इसको डिटेल में समझिए। ये तो आपने देख लिया कि चंबल, बेतवा, केन और बीना ये नदी समूह मालवा पठार को विच्छेदित करती है। अगर मालवा पठार की स्थिति की बात कर लें तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित एक लावा निर्मित पठार है जिसको कहा जाता है मालवा का पठार। क्लियर है। अगर मालवा के पठार की लंबाई की बात कर लें तो 530 वर्ग किलोमीटर, चौड़ाई है 390 किलोमीटर। क्लियर है। और जो प्रायद्वीपीय पठार के 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। क्लियर है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो नर्मदा नदी के टॉपिक से है। यहां प्रश्न संख्या 138 में पूछा जा रहा है कि दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं, उन्हें चिन्हित कीजिए। सीधी सी बात ये पूछ रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है। अब उसमें भूमिका बनाया कि दक्षिण भारत की सभी बड़ी नदियां इनमें से एक को छोड़कर कौन है जो बंगाल की खाड़ी में विलीन होती। ठीक है, तो यानी ऐसी नदी को फाइंड आउट करना है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। निम्न में से एक को छोड़कर, उसी जिसको आप छोड़ रहे हैं उसी को फाइंड आउट करना है। तो वो कौन सी नदी है? तो वो नर्मदा नदी है। तो प्रश्न संख्या 138 का सही जवाब क्या होगा? नर्मदा नदी। अब देखिए नर्मदा नदी, चलिए अगर बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है तो वो कहां पर गिरती है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के उद्गम की। तो ये जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम जो है ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। क्लियर है, ये बात स्पष्ट हो गई कि नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के नर्मदा कुंड से निकलती है। ठीक, और ये किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। क्लियर है, तो स्पष्ट याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। दूसरी बात, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। क्लियर है, और ये जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की तरफ जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है, इसीलिए ये कहा गया कि ये बंगाल की खाड़ी में नहीं, ये कहां गिरती है? नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है, और एक बात और याद रखिएगा कि नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। क्लियर है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, गोदावरी और कृष्णा के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्लियर है, तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। क्लियर है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। देखिए नर्मदा नदी की अगर हम बात कर लें तो देखिए ये तो भ्रंश घाटी में बहती है। अब जरा कुछ चीजें समझिए। मान लीजिए ये नर्मदा नदी है, अगर हम नर्मदा नदी के उत्तर में देखें, क्लियर है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल है। ठीक, और उत्तर में विंध्याचल हो गया और इसके दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा है। क्लियर है, तो याद रखेंगे नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा है और ये इसी के बीच भ्रंश घाटी में बहती है।
क्लियर है, स्पष्ट हो गया। और एक बात और याद रखिएगा कि जबलपुर में भेड़ा घाट के पास एक जलप्रपात है जिसको कहते हैं कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात, इसका निर्माण भी करती है किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। क्लियर है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जबलपुर में भेड़ा घाट के पास कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी पर। और याद रखिएगा नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुअरी बनाती है। क्लियर है, तो ये बात भी स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 139 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें कौन सी नदी है? महानदी। क्लियर है, तो याद रखेंगे महानदी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 139 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए जो राष्ट्रीय जल आयोग है उसके अनुसार महानदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है? तो आपका जवाब होगा 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है, और अगर हम महानदी के उद्गम की यही बात कर लें तो याद रखिएगा जो महानदी है इसका उद्गम फरसिया गांव रायपुर जिले छत्तीसगढ़ से होता है। क्लियर है, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जो महानदी है इसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के फरसिया या सिंघावा जगह से होती है। क्लियर है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ रायपुर जिले के सिंघावा के फरसिया गांव में इसका उद्गम होता है किसका? महानदी का। स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। दूसरी बात कि जो ये महानदी है इसका प्रवाह किन किन राज्यों में है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन राज्यों में इस महानदी का विस्तार है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो और ऑप्शन दिया उसमें कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र 87,900 दिया गया वर्ग किलोमीटर, नर्मदा नदी का 98,795 वर्ग किलोमीटर है, ताप्ती का अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। इस आधार पर आपने ये कहा कि महानदी जो है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है यहाँ पर। क्लियर है, अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना होगा महानदी के संदर्भ में कि महानदी कटक उड़ीसा के निकट डेल्टा बनाती है। क्लियर है, और कहाँ अपना जल छोड़ती है? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है, तो याद रखेंगे कटक उड़ीसा के निकट डेल्टा बनाती है महानदी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर हम यहीं पर महानदी की सहायक नदी की बात कर लें तो देखिए उत्तर की ओर से जो नदियां महानदी में आकर मिलती हैं उसमें आपको शिवनाथ का नाम याद रखना है, हसदो, मंड और डूब। क्लियर है, शिवनाथ, हसदो, मंड और डूब, ये नदियां जो हैं ये उत्तर की ओर से आके महानदी से मिलती हैं। और अगर हम वही बात कर लें कि दक्षिण की ओर से आकर महानदी में मिलने वाली तो उसमें आप जोंक और तेल को। क्लियर है, ये दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, जोंक से संबंधित प्रश्न आया था ना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 140 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अब देखिए, अब इस प्रश्न को जरा यहीं पर समझिए। ये तो बात स्पष्ट हो गई कि एक नदी का जिक्र तो अभी हमने कर दिया। मान लीजिए आज से पहले आपको इसमें कुछ नहीं आता था, मैंने आपसे कहा ना कि इस प्रकार से ऐसा प्रयास किया जा रहा है। क्लियर है, कि आपके प्रश्न इन्हीं में से आ जाए, इस तरह से इस अप्रोच को लेकर चला जाए। मैं ये कह रहा था कि अभी आपने नर्मदा नदी को पढ़ा, मैंने आपसे कहा था कि नर्मदा नदी के उत्तर में देखेंगे तो विंध्याचल और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और इसी भ्रंश में ये बहती है नर्मदा नदी। इसका मतलब ये कि हमारे जिस ऑप्शन में नर्मदा नदी होगा वो तो हमारे लिए सुटेबल हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या है? प्रश्न संख्या 140 का सी विकल्प देखिए, नर्मदा। और याद रखिएगा नर्मदा के साथ साथ ताप्ती नदी भी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। क्लियर, तो यहाँ पर आप प्रश्न संख्या 140 का सी विकल्प सही कर लेंगे। क्लियर है, अगला देखिए। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उसके बाद इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसको आप करिएगा। मैंने आपसे बताया था कि मान लीजिए नर्मदा है, नर्मदा के उत्तर में मैंने आपसे कहा था क्या है? विंध्य श्रेणी है, और नर्मदा के दक्षिण में मैंने आपसे कहा था क्या है? सतपुड़ा है। क्लियर है, अब देखिए सतपुड़ा और अजंता के बीच में, सतपुड़ा और अजंता के बीच में क्या? ताप्ती। क्लियर है, सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती और सतपुड़ा और विंध्यन श्रेणी के बीच में नर्मदा है। क्लियर है, तो जो ये बात हो रही है कि ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी किस भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? सतपुड़ा और अजंता की। क्लियर है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी को बताया जा रहा है कि भ्रंश घाटी से होकर जा रही है। आपको ये भी स्पष्ट हो गया कि नर्मदा जो है ये विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा के भ्रंश घाटी से, और जो ताप्ती नदी है वो सतपुड़ा और अजंता की भ्रंश घाटी से होकर जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पहले ही बात हो चुकी है, अमरकंटक से है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर जाती है, और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। अगर हम बात कर लें ताप्ती के उद्गम की, तो याद रखिएगा जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। क्लियर है, और ये जो ताप्ती नदी है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर बहती है। क्लियर है,
और याद रखिएगा जो मैंने अभी आपसे बताया है कि सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है कौन? ताप्ती नदी। क्लियर है? तो ये स्पष्ट हो गया आपको। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 141 पर। ये देखिए कथन और कारण से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। अब देखिए अभी हमने जब नर्मदा नदी के एक प्रश्न को एक्सप्लेन किया था तो उसी समय मैंने आपसे ये कह दिया था कि नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुअरी बनाती है। वही बताया था मैंने। और देखिए स्टेटमेंट में प्रश्न पूछ रहा है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो गया, क्योंकि ये डेल्टा तो नहीं बनाती, एस्चुअरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। अगला कह रहा है कि ये भ्रंश घाटी में बहती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब ये किस भ्रंश घाटी में बहती है अगर ये पूछ ले तो नर्मदा नदी बिंद श्रेणी और सतपुड़ा की भ्रंश घाटी में बहती है। क्लियर? और खंभात की खाड़ी में जाकर जल गिराती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ए गलत है और आर सही। ए गलत है और आर सही है। तो प्रश्न संख्या 141 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। अगला देखिए, अब ये सभी पे बात हो चुकी है, एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न संख्या 142 पूछा जा रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य क्या है? अब देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, बस इसी फिगर को पकड़ लीजिए। हमने आपसे कहा कि ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के ऊपर विंध्य है और नर्मदा नदी के नीचे क्या है? सतपुड़ा है। सतपुड़ा के नीचे क्या है? तो सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी है और ताप्ती नदी के नीचे क्या है? अजंता है। ठीक। अब ये क्या पूछ रहा है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में क्या है? तो नर्मदा ये और ताप्ती के बीच क्या हो जाएगा? सतपुड़ा। यही ना? तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 142 का विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में क्या हो जाएगा? सतपुड़ा श्रेणी। क्लियर है? अगला देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देख रहे हैं कितने बार पूछा गया है। अगला देखिए, अब इन सभी बातों पर चर्चा हो चुकी है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है? और ये देखिए एक बार मैं इसको देख ले रहा हूँ कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के संदर्भ में भी आपसे पिछली क्लास में डिटेल में चर्चा हुई थी कि अगर सतपुड़ा श्रेणी को पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो इसमें राजपीपला, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ठीक है, और छोटा नागपुर तक ये इसकी पश्चिमी सीमा जाती है। नर्मदा नदी के बारे में आपने देख लिया कि ये अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा नदी कुछ प्रभावी महाखड्डों से होकर गुजरती है। क्लियर है? इसमें सबसे भव्य है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। जबलपुर के पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ये नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। इस नदी की घाटी में समृद्ध जलोढ़ निक्षेप होते हैं। अंततः ये भरूच के आगे चौड़ी हो जाती है और ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये अगर ताप्ती नदी के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और सतपुड़ा और अजंता के पर्वत श्रेणियों के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। सूरत शहर के नीचे यह एक मुहाना बनाती है, तो सूरत इसी के तट पर है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। और खंभात की गाड़ी में यानी अरब सागर में जाकर गिरती है। क्लियर? स्पष्ट हो गया? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 143 और ये ताप्ती से संबंधित होगा। अब देखिए ताप्ती पर तो पूरी चर्चा हम लोगों ने कर ली पिछले ही प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में। अब बस इसमें उसको कोरिलेट करते चलना है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी में अब आप आराम से कर ले जाएंगे। भ्रंश घाटी में यहाँ पर क्या है? विकल्प ए सही हो जाएगा, ताप्ती नदी। भ्रंश घाटी में किसकी भ्रंश घाटी में? अब आप ये भी बताने के लिए तैयार हैं तो आप कहेंगे सतपुड़ा और अजंता की भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है ताप्ती नदी। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? और ये आप जान गए हैं कि ये मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर ये खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है और ताप्ती नदी का जो अपवाद क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य। क्लियर? बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? अब इतने बार चर्चा होगी तो अब तो गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका प्रश्न संख्या 144 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, ताप्ती नदी। क्लियर है? देखिए प्रश्नों को इसी तरह करना है। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर है? अगला देखिए, अब यहां पर एक बात और याद रखिए, ताप्ती की जो सहायक नदी है उसमें एक नाम याद रखना, पूर्णा। क्लियर है? ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और याद रखिएगा कि जो ताप्ती नदी है ये हमने बता ही दिया कि सतपुड़ा और अजंता की भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है। अगला देखिए, अगला कर रहा है प्रश्न संख्या 145 में कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो पश्चिमी घाट से कौन सी नहीं निकलती? तो ताप्ती नदी, क्योंकि आप जानते हैं कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और सतपुड़ा श्रेणी और के निकट जो सतपुड़ा श्रेणी है वहां से ये निकलती है। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। ये जो ताप्ती नदी है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। अगला देखिए,
देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया भी है कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर है? आगे लिखा है गोदावरी के बारे में, जरा देख लीजिए। हालांकि गोदावरी से रिलेटेड एक सेपरेट प्रश्न रहेंगे, लेकिन यहाँ पर चर्चा कर ली जाए। जो गोदावरी नदी है ये पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में, वहां से निकलती है। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि जो आपकी गोदावरी नदी है ये पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर नासिक से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। वहीं अगर हम बात कर लें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी कर्नाटक की पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी से गिरती है। देखिए स्रोत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उद्गम स्थल से, तो याद रखेंगे कि कावेरी नदी कहाँ से, ब्रह्मगिरी कर्नाटक की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये और नदियों के बारे में भी आपने देख लिया। अगला है प्रश्न संख्या 146। ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, अब देखिए, अब ये बात आप पढ़ चुके हैं, जरा देखिए कि क्या प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं जो नर्मदा और ताप्ती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर है? दूसरी बात लिख रहा है कि ये नदियां भ्रंश जनित है। ठीक है, तो ये भी बात सही कि ये नदियां भ्रंश जनित है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में एक समस्या जो कॉमन आती है आप लोगों के सामने, जो आप लोग जिक्र करते हैं उस समस्या का, कि कई बार ऐसा लगता है कि ये तो ठीक है कि भाई कथन और कारण दोनों सही है, अब व्याख्या हो रही है कि नहीं हो रही ये कैसे पता किया जाए। तो देखिए व्याख्या हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि जो कारण दिया जा रहा है क्या वो कथन में दिए गए स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कथन में यहाँ लिखा है कि प्रायद्वीपीय भारत की 2 प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं, तो इस बात का कारण यह है क्योंकि ये नदियां भ्रंश जनित हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जब आप स्टेटमेंट के बाद ये कहें कि कारण ये है और कारण वाले में जो स्टेटमेंट लिखा है उसको पढ़ दीजिए, और अगर दोनों बातें सही हो जा रही हैं तो वो सही है। क्लियर है? तो ये बात सही है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं, इसीलिए वो जाकर अरब सागर में गिरती हैं। क्लियर है? और वो किसके भ्रंश घाटी से, तो नर्मदा नदी बिंद श्रेणी और सतपुड़ा के भ्रंश घाटी से, और ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता की भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित करती हैं। तो ये कारण बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर व्याख्या भी सही हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 146 का। क्लियर? अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस आधार पर देखें कि व्याख्या सही है कि नहीं। देखिए हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र अधिक पुराना है, और हिमालय के उत्थान से पहले नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी में बहने के कारण सामान्य ढाल के विपरीत पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में जल गिराती है। क्लियर है? तो स्पष्ट हो गया, यानी व्याख्या सही है। अगला करें प्रश्न संख्या 147। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब आइए, अब पूछ रहा है कौन सी नदी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए ताप्ती नदी। इस पर चर्चा बहुत हुई है। तो ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, डिटेल में आप बिल्कुल इसको देख चुके हैं। क्लियर है? और आपने ये भी कहा था कि ये जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर सतपुड़ा और अजंता की श्रेणियों के मध्य से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र के खानदेश के पठार और सूरत के मैदान को पार करती है। ये भी बात ध्यान में रखेंगे, और अरब सागर में जाकर जल गिरा देती है। क्लियर है? और याद रखिएगा ये भारत की उन नदियों में सम्मिलित है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुअरी बनाती है। क्लियर है? नर्मदा नदी भी और ताप्ती नदी भी ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एस्चुअरी बनाती है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 148 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी से नहीं है। अब देखिए मैकाल श्रेणी से नहीं है। अब याद करिए पिछली क्लास में भी मैंने आपसे कहा था कि सतपुड़ा श्रेणी का जो पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाह है उस पर उस दिन भी चर्चा हुई थी, आज भी चर्चा हुई कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इसका विस्तार अगर हम देखें तो राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार तक जाती है। और मैंने उस दिन यह कहा था कि जो मैकाल है इसकी ऊंची चोटी कौन सी, अमरकंटक। और याद करिए बहुत अच्छा, देखिए यही जब किसी भी प्रश्न पर विस्तृत चर्चा होती है तो वहीं से कॉन्सेप्ट भी बनते हैं। अगर आपको एक बात याद है कि मैंने आज जब अपवाह प्रतिरूप को एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने एक जिक्र किया था आर्य अपवाह प्रतिरूप की, यानी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न की, या मैंने आपको कहा था कि इसे आप केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं। और उसका उदाहरण देते हुए मैंने आपसे कहा था कि अब केंद्रीय का मतलब होता है केंद्र के बाहर, और मैंने आपसे कहा था कि एक ऊंची पहाड़ी पर जब नदी एक स्थान से बहती है तो चारों तरफ बहती है। मैंने उदाहरण में आपको अमरकंटक की पहाड़ी बताई और कहा कि आपसे कि अमरकंटक पहाड़ी से जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की तरफ, सोन नदी उत्तर की तरफ, और महानदी की एक शाखा उत्तर पूर्व की हो जाती है। अब आप देख रहे हैं मैकाल श्रेणी के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, और मैकाल श्रेणी पर ही अमरकंटक, और यहां से आप देख रहे हैं नर्मदा, सोन और महानदी, ये आपने पढ़ा है। नर्मदा, सोन और महानदी को हटा दीजिए, बची तापी, टिक कर दीजिए।
प्रश्न संख्या 148 का बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? और रही बात तापी की, तो तापी के बारे में भी आप जानते हैं कि तापी नदी भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है और तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। क्लियर है? तो यहां पर भी इस तरह से भी आप कर लेंगे। तो प्रश्न संख्या 148 का बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? एक्सप्लेन किया जा रहा था अपवाह प्रतिरूप को और वहां के उदाहरण से यह प्रश्न सॉल्व हो रहा है। क्लियर है? इसी को कहते हैं कोरिलेट करना। आप लोग बिल्कुल आराम से देखिए, कई लोगों को भूगोल या ज्योग्राफी बहुत प्रेशर में लेते हैं। जब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी तो आपका बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि नदियां नेचर से सबका लगाव है और जब आप उसके बारे में समझने लगते हैं और आपकी आंखों के सामने नदियां प्रवाहित होंगी तो वो आपको बहुत आनंदित करेंगे। क्लियर है? तो बिल्कुल अच्छे से समझिए। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का ये पूरा प्रयास है कि बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से चीज़ों को आपको बताया जाए और आप उससे स्वयं को अटैच कर पाएँ। क्लियर है? बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि चैनल का जो विस्तार है वो आप ही के सहयोग पर डिपेंडेंट है। कहीं पर भी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का कोई भी प्रचार नहीं होता है। हमारे जो प्रचार का जो मेन साधन है, या प्रचार कहें, या आपके स्तर पर ही उसका विस्तार संभव है और आप ही लोगों ने इस स्तर तक इसको पहुंचाया है। इसकी पूरी क्रेडिट आपको है। और अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होते होंगे, लेकिन हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे परिवार के सदस्य हैं। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम, मेरे लिए ये पार्ट छोड़ दीजिए कि मैं चीज़ों को अच्छे से अरेंज करा, वो पार्ट थोड़ा सा आप लोग अपने स्तर पे देख लेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या, हाँ, तो यहाँ पर बोल रहा है कि मैकाल श्रेणी जो है ये उत्तर पूर्व की और सोन नदी, हाँ, इसमें बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी यहाँ से होकर निकलती है। क्लियर है? अगला जो टॉपिक है वो है गोदावरी नदी से संबंधित। ठीक है? अब गोदावरी से संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ से शुरू होंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में ये जो अपवाह तंत्र है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब दक्षिण भारत की नदियां हैं, यहाँ से उनको अच्छे से डिटेल करते हुए, एक दूसरे से कंपेयर करते हुए कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।